तो 100% वो पावर वो डेलीगेट वो नहीं करता है। मतलब जो फाइनल अथॉरिटी है वो फाइनल अथॉरिटी अपने ही पास रखेगा, लेकिन किसी कार्य विशेष को करने के लिए जो फंक्शनल अथॉरिटी है वो फंक्शनल अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को वो ट्रांसफर करता है। थोड़ा रिलेट कीजिए यहां पे। अगर आप ये सेंटर को सुपीरियर माने तो एक फेडरल सिस्टम में किसी भी एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक बड़े भाई की भूमिका वो नहीं निभाती है, वो सुपीरियर नहीं है। और जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य सरकारें छोटे भाई की भूमिका में नहीं होती हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट्स नहीं है, बल्कि वो संविधान एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो अथॉरिटी वो प्रदान करता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी जो विधायी शक्ति है और अपनी जो कार्यपालिका की शक्ति है, उस विधायी और कार्यपालिका की शक्ति को वो संविधान से प्राप्त करता है। और ठीक उसी एक कॉन्स्टिट्यूशन से जो राज्य है, तो राज्य भी अपनी ये विधायी शक्ति यानी कि कानून बनाने की शक्ति और उस कानून को इंप्लीमेंट करने की जो शक्ति है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उस पावर को वो डिराइव करता है या लेता है राज्य भी उसी संविधान से। बात केवल ये है कि संविधान ने ये बंटवारा कर दिया हुआ है कि भाई फलाना 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 ये चीज पे आप देखिएगा और फलाना 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 चीज पे आप देखेंगे, और दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी सामान्य परिस्थितियों में। अब बात को समझ रहे हैं ना? मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि द पावर दैट मीन्स द the legislative power and the executive power which has been enjoyed by the state, यानी वो लेजिस्लेटिव पावर और वो एग्जीक्यूटिव पावर जो कि एक स्टेट एंजॉय कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो कोई डेलीगेटेड पावर नहीं है, वो किसी की बपौती नहीं है। यानी कि जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार कोई, आप समझ रहे हैं ना, कि कोई ये सहानुभूति दिखा करके या कुछ ऐसा ये करके हाँ भाई आपको ये दे दिया, आपको ये पावर ये दे रहे हैं, आप इसको एंजॉय कीजिए, इस पावर को एक्सरसाइज कीजिए, ऐसी स्थिति नहीं है। शक्तियों का बंटवारा है। हाँ ये जरूर है कि एक पूरे राष्ट्र के स्तर पे जो महत्वपूर्ण विषय है, उन महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो शक्ति है, वो चाहे विधायी शक्ति हो या कार्यपालिका की शक्ति हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। यानी कि सेंटर पे जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं सेंटर में, उनको दी गई है। और वैसे विषय जिनका कि एक राज्य के स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे जिन चीजों का इंपॉर्टेंस है, जिन विषयों का, उन विषयों के ऊपर जो विधायी शक्ति है या कार्यपालिका की शक्ति है, वो राज्यों को दी गई। लेकिन फिर भी ये दोनों ही स्तर की जो सरकारें हैं, वो सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में, अपने अपने डोमेन्स में वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि राज्य सरकार जो है ये केंद्र के ऊपर आश्रित नहीं है या केंद्र के प्रति केंद्र से वो उस पावर को नहीं वो डिराइव कर रही है, बल्कि वो सीधे वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कर रही है। तो किसी भी ये फेडरल सिस्टम में इस प्रकार की व्यवस्था को ये बनाने का
मुख्य मकसद यही होता है कि उस देश के अंदर पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो। ठीक है, यानी कि आप ये मूल रूप से इस बात को ये समझिए, यानी राज्य की जो शक्तियां हैं, स्टेट की या गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का 100% सेंट्रलाइजेशन हो जाए, एक सीट ऑफ ये पावर हो, ये वहां पे यानी कि एक फेडरल सिस्टम के अंदर ये सोच नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर ये सोच होती है कि पावर का आपको डिकॉन्सेंट्रेशन हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, और राज्य की भी जो सरकारें हैं या क्षेत्रीय स्तर पे भी जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वो भी इंस्टीट्यूशंस अपने अपने स्फीयर में, अपने अपने दिए गए वो क्षेत्र में वो भी आपको पावरफुल रहे, वो भी अपनी अथॉरिटी को एंजॉय करे, और वो भी रिस्पॉन्सिबल हो, और इसके साथ साथ जो पूरे राष्ट्र के स्तर का जो मुद्दा है या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं या वैसे मुद्दे या वैसे विषय जिनका कि पूरे राष्ट्र के ऊपर ये व्यापक रूप से असर पड़ने की ये संभावना हो, तो वैसे सारे ये मुद्दों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को आधिकारिकता ये दी जाती है। तो आप देखिए, मतलब ये कंसेप्चुअली मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि अगर आप फेडरलिज्म को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, यानी फेडरलिज्म के अगर स्पिरिट को आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा किसी भी व्यवस्था में, तो बेसिकली आप पावर के कंसंट्रेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपकी ये सोच है कि पावर का सिट जो है या सेंटर ऑफ पावर केवल एक ही जगह ना हो, बल्कि जो राज्य की शक्तियां हैं या इंस्टीट्यूशनल जो डाइवर्सिफिकेशन है, इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिफिकेशन हो और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। तो फेडरल सिस्टम हमेशा से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये पावर का या सेंट्रलाइजेशन जो होता है पावर का, उसका वो एंटीथेटिकल होता है, यानी उसका ये डिससपोर्टिव होता है। और यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की होती है, ये पावर के कॉन्सेंट्रेशन को वो करती है, यानी कि पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करती है, और जिसका कि व्यापक रूप से असर ये पड़ सकता है। तो आप देखिए, सोच और किसी भी एक कंट्री का जैसा ये कल्चर है, उस कंट्री का जैसा इथोस है, उस कंट्री का जैसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से सिस्टम ऑफ ये गवर्नेंस जो है ये सूट करती है या उसी हिसाब से होनी चाहिए। एक ऐसा देश, भारतवर्ष जैसा देश, जो कि इतना बहुलतावादी है, इतनी प्लूरल सोसाइटी है, इतनी हेट्रोजिनिटी है हमारी सोसाइटी में, इतनी एक कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग भांति भांति के लोग हमारे देश के अंदर ये मौजूद है, समूह के रूप में और व्यक्ति के रूप में मौजूद है। तो अगर यानी वैसे देश में अगर आप सब कुछ सेंट्रलाइज्ड कर दीजिएगा, 100% सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले अगर आपने सिस्टम को अगर ये डाल दिया, तो इसका भयंकर दुष्परिणाम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी याद रहे कि लोगों को या समूहों को एम्पावर करने के नाम पे इस बीड़ा की या तार को
इतना भी ढीला नहीं छोड़ा जा सकता है जिससे कि एक राष्ट्र के रूप में जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी है, जो हमारी एकता और अखंडता है, उसी के ऊपर ही एक खतरा मंडराने लगे। एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व के ऊपर ही ये खतरा आपको मंडराने लगे, तो उतना भी डिसेंट्रलाइजेशन या उतना भी डीकॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है पावर का देश के अंदर। तो इसी कारण आप देखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों ही चीजों को प्राथमिकता दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स भी मौजूद हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना, जो कि रीजनल और लोकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स को भी रखा गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मजबूत बनाते हैं, एक मजबूत स्थिति में रखते हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पे पूरे भारतवर्ष की जो व्यवस्था है वो आपातकालीन परिस्थितियों में पूरे भारतवर्ष का जो राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र है वो एक यूनिट के रूप में काम करने लगे, और जिससे कि भारतवर्ष अपनी एक हम लोग अपनी एकता और अखंडता को हम लोग अक्षुण्ण बनाए रख सके। तो इन चीजों की व्यवस्था ये की गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स भी हैं और बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी। तो नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स से कौन कौन से हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उन सारे ये फीचर्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आशा है अब इसके बाद से मौसम ठीक हो, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हो गई थी, तो मौसम जैसे जैसे ठीक होगा और हम लोग यानी वैसे वैसे हम लोग और भी ज़्यादा ये रेगुलर होते चले जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोग इस ये भयंकर सर्दी में भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ना जरूरी है। तो क्योंकि आज का जो समय है, जो अभी का समय है, ये बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ ये समय है, और इस समय में अपने ये मन बुद्धि को यानी इंटैक्ट रखना, यानी निश्चयात्मक ये बुद्धि का हमारे अंदर होना, ये सचमुच में एक बहुत ही ये चैलेंजिंग ये टास्क है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के इतने सारे यानी एवेन्यूज मौजूद हैं, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं इस पूरे ये संसार में। हालांकि आप देखिए संसार के पास इन द रियल सेंस दिस दिस वेरी वर्ल्ड हैज नथिंग टू ऑफर यू इन द रियल सेंस, यानी कि रियल सेंस में इस संसार के पास आपको कुछ भी ऐसा ऑफर करने के लिए है ही नहीं जो कि आपको आपके अंदर सेल्फ इनरिचमेंट के फीलिंग को लाए, आप सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके। इस संसार के पास ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात आप समझिए कि संसार के अंदर यानी डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे मौजूद हैं, भटकाने वाली चीजें इतनी सारी मौजूद हैं कि इसमें जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा समय, वही समय ये बर्बाद होते चला जाता है। मतलब हालत ये हो जाती है, होता है ना कि यानी कि ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि ये दिखाया जा रहा है यानी कि बकरी को या किसी ये छोटे जानवर को आप ये गाजर दिखा रहे हैं, ललचा रहे हैं, ललचा रहे हैं, ललचा रहे हैं, दौड़ते आ रहा है, दौड़ते आ रहा है, और लास्टली आपने उसको कुछ ये दिया नहीं, कुछ है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। वही चीज है इस संसार के अंदर, क्योंकि आदमी इतना डिस्ट्रैक्टेड है, सचमुच में उसको बात ही नहीं समझ में आ रही है कि ये क्या होना चाहिए। जो जो ये कहानी है हमारे जीवन की जो कि शुरू हो चुकी है,
व्हेन यू टूक योर फर्स्ट ब्रेथ, उस समय से ये कहानी शुरू है। तो ये जो ये कहानी है, ये कहानी हमारे हिसाब से हो और इसका इसका जो एंड रिजल्ट है उसको हम तय करें, इसके बारे में लोगों की सोच नहीं है। और लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है जहां जो देख रहे हैं उनको उनको उसी चीज में इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब आजकल ये फैशन ये चला हुआ है पूरे इंडिया में, हम देख रहे हैं। खैर उन चीजों का हम नाम नहीं लेंगे। लोग मतलब खुद की सहायता तो कर पा रहे हैं नहीं, सेल्फ हेल्प जिसको बोलते हैं, खुद मोटिवेटेड है नहीं। मतलब मैं एक ही लाइन में इन चीजों को बोलूंगा, एक जलता हुआ ये दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है। दिए की जो ये फोटो होती है, दिए के फोटो से किसी दिया को नहीं जलाया जा सकता। वास्तव में ये जलता हुआ दिया होना चाहिए। आत्मोदीपो भव, अपना लाइट ये खुद बनिए। मार्ग तो ये प्रशस्त है, आपके आपका वो इंतजार कर रहा है। आप समय का, सही समय का इंतजार कर रहे हैं और समय आपका इंतजार कर रहा है। अब कौन किससे ये पहले मिलता है ये आपको डिसाइड करना है, हम लोगों को डिसाइड करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत दिनों के बाद ये सेशन हो पाया और आपने ये ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।